discuss in the last session, we are going to talk about housing as an investment and ये पता करने की कोशिश करेंगे कि घर को कैसे वैल्यू करें, क्या घर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अगर घर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो उसको किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, क्योंकि रिमेंबर दिस इन्वेस्टिंग देयर आर टू पार्ट्स, वन इज बाइंग अ ग्रेट थिंग एंड देन अदर पार्ट इज बाइंग अ ग्रेट थिंग एट अ ग्रेट वैल्यूएशन। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई चीज अगर ग्रेट है तो उसको कोई भी प्राइस पे खरीदो। तो जैसे अगर एक अच्छी कंपनी आप खरीद रहे हैं जो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जिसकी अर्निंग्स बढ़ने वाली है, बट एट व्हाट प्राइस, उसकी वो कितने प्राइस पे आप खरीद लेंगे, क्योंकि प्राइस और उसकी कमाने की जो एबिलिटी है उन दोनों में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। वैसे ही हाउसिंग एज एन एसेट को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन हाउसिंग, क्योंकि बहुत लोगों को ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद वरुण जो है वो घर के एकदम अगेंस्ट है। बिल्कुल भी नहीं। वी बिलीव दैट हाउसिंग इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, ओनली प्रॉब्लम इज हाउ टू डिसाइड एट व्हाट प्राइस शुड वन बाय अ हाउस। जैसे स्टॉक मार्केट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू बाय स्टॉक मार्केट एट अ पी रेशियो ऑफ 100। तो एक है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट होना और एक है क्या प्राइस पे आना। उन दोनों चीजों पे हम डिबेट अभी कर रहे होंगे। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत डिस्कस करूंगा इसमें हाउसिंग में, बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री जहां पे हाउसिंग जो है वो एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है, और इतना बड़ा ऑब्सेशन है कि लोग उस पे एक्सट्रीम प्रीमियम दे देते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बाय अ हाउस। तो जो सेंटिमेंट है वो काफी हाई होता है इन चीजों में इंडिया में, एंड द रीजन इज क्राउड जो है कभी-कभी किसी एक पर्टिकुलर चीज के पीछे एब्सोल्युटली क्रेजी हो जाता है। आई मीन, एंड वी हैव सीन दिस इन इंडिया हैपनिंग इन नंबर ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली इन हाउसिंग। एजुकेशन में एक टाइम था हर एक आदमी बोलता था करना है तो सिर्फ आईएएस, फिर एमबीबीएस की बारी आई, फिर इंजीनियरिंग की बारी आई, इंजीनियरिंग में अलग-अलग फील्ड्स की बारी आई। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये जो करियर थे वो खराब थे, बट कभी-कभी लोगों ने उस करियर के लिए कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे एमबीबीएस, आई नो लॉट ऑफ पीपल जो बोलते थे चाहे रशिया जाके करो, यहाँ करो, 2 करोड़ रुपए खर्च करो, 1 करोड़ खर्च करो, लेकिन एमबीबीएस कंप्लीट कर लो। तो वो क्या भूल गए कि एमबीबीएस बहुत अच्छी चीज है, उसकी अर्निंग एबिलिटी है फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए क्या प्राइस भरना चाहिए। अगर किसी ने 5 करोड़ रुपए भर के एमबीबीएस किया है तो 5 करोड़ तो अगर वो निफ्टी में डाल देता और 15% से इंक्रीज हो रहा होता तो शायद उसका रिटर्न जो है वो एमबीबीएस करने से भी ज्यादा हो जाता। लेकिन किसी ने अगर 1 रुपए में एमबीबीएस कंप्लीट किया है तो इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके 1 रुपए लगा के आप हर साल बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा कमा पा रहे थे। तो मैं हाउसिंग के, जब मैंने बोला कि हम हाउसिंग के बारे में बात करेंगे तो मैं बहुत सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूंगा। तो जैसे माय होल फैमिली इज ऑब्सेस्ड अबाउट हाउस, और मेरे घर पे मुझे बहुत लोग बोलते थे, जैसे जैसे मैंने पैसा बनाना स्टार्ट किया तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि तू घर क्यों नहीं खरीद लेता। इनफैक्ट द फर्स्ट पर्सन टू से दैट वाज माय मदर, एंड माय मदर सेड दैट कुछ भी कर, तू इन्वेस्ट जितना करना है कर, लेकिन एक घर तो अपना होना ही चाहिए। तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि होना ही चाहिए, क्यों होना चाहिए मुझे आज तक क्लियर नहीं, बट सब लोग बोलते हैं एक घर तो अपना होना ही चाहिए, सिक्योरिटी फील होती है, नंबर ऑफ थिंग्स। तो मेरी मदर ने मुझे यही बोला कि तू अगर तूने इतना पैसा बना, कुछ पैसा बना लिया है, तो वो पैसे में से मुझे कुछ पैसा दे, हमें एक बड़ा घर खरीदना है। तो मैंने उनको बोला घर क्यों खरीदना है, घर का हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला करना क्या है, रहना है, रह तो हम रेंट पे भी सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अपना घर होना चाहिए, लोगों को पता कैसे लगेगा कि हम अमीर बन गए हैं। तो पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी कोई एसेट के लिए इतनी लाइकिंग बढ़ जाती है, और क्योंकि पूरी दुनिया मानती है कि अगर आप वो खरीद सकते हैं तो आप अमीर हैं, तो सब लोग कोई भी प्राइस पे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो I remember telling this to my mother very clearly, क्योंकि there are a number of people who come to me talk about investments, and there are a number of people being in the northern part of India, यहाँ पर ब्लैक मनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। I'm assuming बहुत सारे पार्ट्स में कंट्री के, बट नॉर्थ इंडिया में हो सकता है। I'm just debating, I'm not making a comment कि नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा है, बट हो सकता है नॉर्थ इंडिया में रिलेटिवली शायद ज्यादा हो, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग जब मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग्स करते हैं और मेरे से पूछते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद, तो कई लोग मुझे लास्ट में बड़े आराम से चुपके से पूछते हैं, वरुण चल ये बता, ये सब तो ठीक है, इसको इन्वेस्ट करेंगे तो इतना बन जाएगा, इसको इन्वेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये बता कि 2 नंबर का 1 नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करें। और मेरा हमेशा आंसर होता है, सर मेरा कोई अंडरस्टैंडिंग इसमें है नहीं, और मेरी कोई स्पेशलाइजेशन इसमें है नहीं, इसके लिए आपके सीए के पास जाना चाहिए, और मैं भी वही बता पाऊंगा जो जनरली नॉर्मली लोग यूज करते हैं। तो मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं वो एक्चुअली पूरा ही व्हाइट मनी पे होते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टैक्स आफ्टर 1 ईयर। तो हमारे केस में टैक्स छुपाने वाला कोई केस है ही नहीं, और क्योंकि छुपाने वाला नहीं है तो ब्लैक जनरेट करने का कोई मतलब है ही नहीं, एंड नीदर वुड आई वांट टू जनरेट दैट ब्लैक मनी नाउ। तो मेरी मदर ने जब मेरे को बोला कि एक घर तो अपना होना ही चाहिए, तो मैंने उनको बोला मम्मी पूरी दुनिया मेरे से मिलने आती है, मीटिंग करने आती है, और वो मेरे को पूछती है कि ब्लैक को व्हाइट कैसे करें, और आप मेरे को घर खरीदने के लिए बोल रहे हो, जिससे आप मेरे को एक स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हो, जिससे मैं अपना व्हाइट कैसे ब्लैक में कन्वर्ट कर दूं, वो एक स्कीम है। मतलब अगर आप एक घर खरीदते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो assuming that we are talking about Delhi NCR right now, तो अगर समझिए मैंने गुड़गांव में कहीं घर खरीदा, समझिए 2 करोड़ का, तो मेरे पास तो सारा व्हाइट मनी है। अगर मेरे पास सारा व्हाइट मनी है तो मैंने अपने 2 करोड़ व्हाइट के खर्च किए, और मेरा 2 करोड़ का मैंने घर खरीद लिया। लेकिन कल अगर मैं बेचने जाऊंगा मार्केट में, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, जो मैं 2 करोड़ का घर बेचने वाला हूँ उसमें से मैं 2 करोड़ का जैसे ही घर बेचूंगा तो बहुत लोग बोलेंगे हम 1 करोड़ आपको ब्लैक देंगे, 1 करोड़ आपको व्हाइट देंगे। मतलब बेसिकली आप बोल क्या रहे हैं कि आपने एक रात में अपना 2 करोड़ का जो व्हाइट मनी था उससे आपने घर खरीदा, और कल अगर आप वो घर खरीद बेचे तो वो 1 करोड़ व्हाइट हो जाएगा, 1 करोड़ ब्लैक हो जाएगा। मतलब रातों रात आपने अपना व्हाइट का पैसा ब्लैक कर दिया। तो आई रिमेंबर टेलिंग दिस टू माय फादर वेरी क्लियरली। मेरे बहुत रिलेटिव जब घर खरीदते थे, एंड जब वो घर खरीदते थे और हार्ड एंड मनी से खरीदते थे, उनके पास कुछ भी ब्लैक का पैसा नहीं होता था, तो मैं अपने फादर को कई बार समझाता था, जब ये घर खरीदते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके व्हाइट का पैसा कमाया, और उस व्हाइट के पैसे से एक घर खरीदा जिसकी कल वैल्यू आधी व्हाइट और आधी ब्लैक में, क्या उन्होंने सारा का सारा व्हाइट भरा। तो बेसिकली आप सब लोग जब घर खरीदते हैं तो अपने वेल्थ का कुछ हिस्सा, अगर वो आपका सारा व्हाइट है, तो जो ब्लैक मनी वाले हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अगर आपकी वेल्थ सारी व्हाइट है तो आप एक ही टाइम में, एक ही इन्वेस्टमेंट में अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा व्हाइट से ब्लैक कर देते हैं। तो मैंने अपनी मदर को बोला, मम्मी मेरे को ऐसे इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है जहां पे हम व्हाइट के पैसे को ब्लैक कर दें। बट फिर भी मेरी मदर ये तो मुझे बोलते रहे कि अपना एक घर तो होना ही चाहिए। तो
अभी समझते हैं कि हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस की उसके हिसाब से हमको हाउस को कैसे वैल्यू करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करना चाहिए हमें घर में, वी नीड टू कैलकुलेट द पी रेशियो। तो पी रेशियो घर का कितना होगा, तो एजम्पशन करने का कोशिश करते हैं या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो पी रेशियो ऑफ हाउस वुड बी प्राइस ऑफ द हाउस डिवाइडेड बाय अर्निंग। तो पहले तो मुझे पता होनी चाहिए घर का प्राइस कितना है। तो मैं रेंट पे रहता हूँ और मैं बहुत क्लासेस में मैं बहुत सेमिनार्स में बहुत वोकली इसके बारे में बात वोकल रहता हूँ और बहुत लोगों को खुल के बताता हूँ कि मैं रेंट पे रहता हूँ। इनफैक्ट द यूफोरिया फॉर हाउसिंग इन दिल्ली एनसीआर और मे बी द कंप्लीट कंट्री फॉर सम टाइम वाज सो हाई कि जब मैंने अपना घर बेचने की बात की तो मेरे फादर ने बोला कि तू ऐसा घर मुझे घर बेच दे, तू इसमें रहते रहना लेकिन कभी किसी को बताना मत कि तू रेंट पे रहता है। तो इसका मतलब यूफोरिया इतना ज्यादा था या जो जो अपने रेंट पे रहता था उसकी नेगेटिविटी भी ज्यादा थी। तो चाहे कुछ भी प्राइस पे घर मिलता था सब अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर सभी लोग अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे और रेंट पे रहना अच्छा नहीं माना जाता होगा तो प्राइस जो है वो रेंटल उसकी रेंट कमाने की एबिलिटी से काफी आगे निकल जाएगा। तो हमें घर की पी रेशियो निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। तो प्राइस पता करते हैं। तो लेट अस अज्यूम मैं जिस घर में रहता हूं उस घर की वैल्यू 2 करोड़ है। लेट अस जस्ट अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ द हाउस इज अराउंड 2 CR। 2 करोड़ का घर है, एटलीस्ट आज से 1.5-2 साल पहले उसकी प्राइस 2 करोड़ रुपए होती थी और 2 करोड़ का अगर मैंने घर खरीदा तो प्राइस मुझे पे करना पड़ेगा 2 करोड़। अब आपको बताना है कि अगर मैं 2 करोड़ का घर खरीद लेता हूं तो मेरी अर्निंग कितनी होगी। तो अर्निंग कितनी होगी, या तो मैं 2 करोड़ का घर खरीद के इसको रेंट पे डाल दूंगा या फिर मैं खुद 2 करोड़ के घर में रहूंगा और जो रेंट उसका पे करने वाला था वो मेरा बचेगा, तो मेरी इनडायरेक्ट अर्निंग होगी। तो अगर तो मैंने किसी को रेंट पे डाला तो जितना भी रेंट आएगा उस पे टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो ऐसा अज्यूम कर लीजिए मैंने 2 करोड़ का घर खरीदा और मैं इसमें रह रहा हूं, तो मैं जो जिसको रेंट पे करने वाला था वो रेंट पे करने की मेरे को जरूरत नहीं होगी और जो रेंट बचा वही मेरी अर्निंग। तो मैं जिस घर में रहता हूं उसकी वैल्यू मार्केट में बोलते हैं 2 करोड़ है। मतलब राइट नाउ द सिचुएशन माइट बी सो बैड कि कोई बेच नहीं पा रहा होगा, बट एटलीस्ट बोलते तो बहुत लोग हैं कि उस घर की वैल्यू 2 करोड़ है। आजकल मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शायद वो 2 करोड़ से गिर के 1.6 1.7 करोड़ के आसपास आ गया होगा। आई एम नॉट श्योर क्योंकि इसमें प्राइस पता करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बायर और सेलर के बीच में इंफॉर्मेशन गैप बहुत ज्यादा होता है। बट लेट अस अज्यूम कि वो घर 2 करोड़ का या 2 करोड़ का है और उसका रेंटल, क्योंकि मैं रेंट पे करता हूं तो करीब 33,000 34,000 के करीब उसका रेंट है। इजी करने के लिए पकड़ लेते हैं 30,000, तो उसका मंथली रेंट 30,000 है। तो साल का जो रेंट है वो कितना होगा, 30,000 into 12 व्हिच इज 3.6 लाख। तो 3.6 लाख इस घर का रेंटल है। और अगर मैं 2 करोड़ का घर खरीदता हूं तो मेरी इनडायरेक्ट अर्निंग जो होती है वो 3.6 लाख की होती है और तो मेरी कोई अर्निंग नहीं होती। कई लोग बोलते हैं अर्निंग जो होती है वो प्राइस बढ़ना होता है, तो याद रखिए प्राइस बढ़ना अर्निंग नहीं होती। जैसे सेंसेक्स का जो आप कंपनी खरीदते हैं कोई, तो अर्निंग अलग होती है, उसका प्राइस बढ़ना एक अलग फिनोमेना है। तो प्राइस कैसे बढ़ता है वो 2 चीजों पे डिपेंडेंट है, अर्निंग और पी रेशियो। प्राइस अपने आप नहीं बढ़ सकता। जैसे घर का प्राइस ऐसा समझ लेते हैं, प्राइस ऑफ द हाउस is dependent on 2 things, its earning ability and the P ratio। तो मुझे घर की P ratio पता होनी चाहिए और अर्निंग पता होनी चाहिए। मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी अर्निंग एबिलिटी जो है वो 3.6 लाख है। मेरा रेंट जो मेरा बच रहा है या मैं कमा रहा हूँ, तो मेरी अर्निंग 3.6 लाख है। इसका प्राइस लेकिन कितना है, 2 करोड़। अगर प्राइस इसका 2 करोड़ है, अर्निंग 3.6 लाख है, अब हमको समझना है कि इसकी पी रेशियो कितनी है। तो पी रेशियो कितनी होगी, प्राइस इज 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 3.6 लाख। अगर आपको प्राइस पता है और अर्निंग पता है तो आप पी रेशियो निकाल सकते हैं। तो रफली 55 के आसपास। मतलब 1 रुपए का रेंट कमाने के लिए लोग आजकल कितने रुपए भर रहे हैं इसमें, 55। क्यों भर रहे हैं 1 रुपए के लिए 55 रुपए, क्योंकि बैंक में तो 1 रुपए कमाने के लिए अगर 6% रिटर्न है तो करीब 16 रुपए भरने पड़ रहे हैं। तो 16 रुपए लगा के आपको 1 रुपए मिलता है, जबकि घर में 55 रुपए लगा के 1 रुपए मिलता है। तो बेसिकली आप इसमें करीब 38 39 40 रुपीज का क्या पे कर रहे हैं, प्रीमियम, व्हिच इज 55 रुपीज लगा के 1, और बैंक में 1 रुपए कमाने के लिए सिर्फ 16 भरने थे। तो आप बेसिकली 39 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं जस्ट टू गेट द सेम 1 रुपी अर्निंग। तो ये जो 39 रुपीज का आपने प्रीमियम पे किया है, ये प्रीमियम है, वो क्यों पे किया है बहुत क्लियर है। ऐसा तो है नहीं कि लोगों को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो एकदम ही गलत कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके 2 रीजन हो सकते हैं। 1, 55 लगा के आपको 1 मिल तो रहा है लेकिन आपको लगता है कि ये 1 रुपया फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ सकता है। दूसरा, आप अर्निंग की इतनी चिंता नहीं कर रहे, आप सोसाइटी में अपना स्टेटस, लड़की की शादी तभी हो पाती है इंडिया में तो कई बार जब अपना खुद का घर हो, तो आप उसके लिए क्या पे कर रहे हैं, प्रीमियम। तो मेरे हिसाब से आप जो प्राइस पे कर रहे हैं उसकी अर्निंग एबिलिटी के हिसाब से वो काफी आगे निकल गया है। इसका मतलब जो भी घर आप खरीद रहे हैं उसका रेंटल, मतलब उसका जो अगर आपको यूज ही करना था और आप रेंट पे भी यूज कर सकते थे, तो रेंट पे यूज करना बहुत सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू प्राइस, और यही हमको पी रेशियो बताता है। इसका मतलब इस घर की अर्निंग है 3.6 लाख और पी रेशियो है 55, मतलब फॉर एवरी 1 रुपी पीपल आर विलिंग टू स्पेंड 55 रुपीस। तो फॉर 3.6 लाख रुपीस ऑफ रेंट पीपल आर विलिंग टू स्पेंड 2 करोड़ फॉर दैट हाउस। एक रेंट के लिए 55, तो 3.6 लाख के रेंट के लिए 3.6 लाख into 55 2 करोड़। अब आपको मेरे को ये बताना है कि अगर मैं ये 2 करोड़ का घर खरीद लेता हूँ आज, ये घर का प्राइस बढ़ कब सकता है। तो घर का प्राइस सिर्फ 2 रीजन से बढ़ सकता है, या तो उसकी अर्निंग बढ़े या उसकी पी रेशियो बढ़े। अब हमने बहुत बार बात की है कि पी रेशियो पे प्रेडिक्ट करना या पी रेशियो पे जो गेस करते हैं वो स्पेकुलेटर्स हैं। तो मान लेते हैं आज अगर मैंने घर 55 की पी रेशियो पे खरीदा और मैं 10 15 20 30 साल बाद जब बेचूंगा तभी 55 पे ही बेचूंगा, तो मेरे को जो ग्रोथ मिलेगी वो किसकी मिलेगी, सिर्फ अर्निंग की। अर्निंग मतलब क्या है, मेरा रेंट। तो पहले तो मुझे बताइए रेंट हर साल कितने परसेंट से बढ़ सकता है। जनरली द स्टैंडर्ड इज रेंट कैन इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, और ज्यादा 10% इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि ऑन एवरेज सैलरी भी 7 8 10% से बढ़ती है। क्योंकि अगर सैलरी 10% से बढ़ती है और घर का रेंट तेजी से बढ़ते रहता है तो एक टाइम आएगा जहां पे लोग घर पैसा दे ही नहीं पाएंगे। तो लंबे समय में जितनी कंट्री की सैलरी बढ़ती है उतना ही रेंट बढ़ना चाहिए, और जो हमारा रूल भी है जनरली स्टैंडर्ड सेट ही है कि हर साल अगर आप घर में रहते हैं तो 10% से बढ़ सकता है मैक्सिमम, अगर आप सेम घर में रहते हैं तो। लेकिन आजकल तो जो लोग दिल्ली एनसीआर में वो लोग तो सोच रहे होंगे ये बोल क्या रहा है कि रेंट बढ़ जाते हैं 10% से, मेरा रेंट तो रोज गिर रहा है और कोई बाहर शायद रहने वाला भी कोई बंदा नहीं, वो क्यों हुआ है वो हम उसके बारे में बात करेंगे। बट हमको ये समझना है लंबे समय में, क्योंकि घर का रेंट जो है वो सिर्फ 10% से बढ़ सकता है, तो इसका प्राइस भी लंबे समय में सिर्फ 10% से बढ़ सकता है। क्योंकि पी रेशियो तो हम कैसे नहीं कर रहे, कभी ज्यादा कभी कम, लंबे समय में क्योंकि अर्निंग 10% से बढ़ती है और पी हम मानते हैं सेम ही रहेगी, तो
प्राइस भी 10% से बढ़ता है। उसी तरीके से सेंसेक्स में क्योंकि अर्निंग हर साल लंबे समय में 15% से बढ़ती है और पी रेशियो हम गेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम मानते हैं सेंसेक्स का प्राइस भी हर साल कितने परसेंट से बढ़ेगा, 15%। तो हमें समझना है लंबे समय में सेंसेक्स का प्राइस 15% से बढ़ना चाहिए क्योंकि अर्निंग 15% से बढ़ती है, और घर का प्राइस 10% से बढ़ना चाहिए क्योंकि उसकी अर्निंग 10% से बढ़ती है। और ये याद रखिए, ये तो बहुत ही क्लियर है कि इंडस्ट्री का रिटर्न मतलब सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न हमेशा लैंड के रिटर्न से ज्यादा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लंबे समय में, शॉर्ट टर्म में हो सकता है इधर उधर हो, लंबे समय में क्यों होना चाहिए वो समझते हैं। जैसे मुकेश अंबानी ने जामनगर में एक लैंड खरीदी और अगर लैंड पे उसने फैक्ट्री बनाई, तो फैक्ट्री अगर उसने लगाई और उसका रिटर्न लैंड के एक्विजिशन के रिटर्न से कम हुआ, तो मुकेश अंबानी एक टाइम पे लैंड खरीदने का बोलेगा जितना भी मेरे पास पैसा है उससे फैक्ट्री मत लगाओ, उससे क्या खरीद लो, लैंड ही खरीद लो। तो लंबे समय में लैंड जो है वो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमेशा बिजनेस के रिटर्न से हमेशा कमी बढ़नी चाहिए। अगर लंबे समय तक रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई और बिजनेस के रिटर्न नहीं बढ़े, कम रहे, तो एक टाइम आएगा जब कोई बिजनेस करेगा ही नहीं। तो लंबे समय में हो सकता है 3-4 साल में कभी घर के प्राइस ज्यादा बढ़ जाए, इंडस्ट्री खराब करे, बट लंबे समय में क्योंकि लैंड जो है वो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री का रिटर्न हमेशा रॉ मटेरियल के रिटर्न से ज्यादा ही होना चाहिए। तो अभी मैंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोला है, और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये बोला है कि लंबे समय में घर का प्राइस मैक्सिमम 10% से बढ़ना चाहिए क्योंकि रेंट 10% से बढ़ता है और क्योंकि लोगों की सैलरी मैक्सिमम 10% से कंट्री की ऑन एवरेज बढ़ती है। अगर मैंने जब ये बोला कि घर का प्राइस 10% से बढ़ता है, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि लास्ट 10-15 साल में तो ऐसा हुआ नहीं, घर के प्राइस बहुत तेजी से बढ़े। कुछ जगहों पे 10 सालों में घर के प्राइस 10 गुना बढ़ चुके हैं, मतलब करीब 26% CAGR से 26% हर साल ऑन एन एवरेज घर का प्राइस बढ़ा है। कभी एकदम ज्यादा, कभी स्लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑन एन एवरेज 26%। हर 3 साल में घर का प्राइस डबल हो जाता था अगर मैं 26% की ग्रोथ मानता हूं तो, और 10 साल में वो करीब 10 गुना बढ़ जाता था। अभी अगर घर का प्राइस 26% से बढ़ा है और हम बोल रहे हैं कि बढ़ना 10% से चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, क्योंकि जब रेंट तो 10% से बढ़ा तो प्राइस 26% से बढ़ कैसे गया? अगर प्राइस 26% से बढ़ा है और रेंट सिर्फ 10% से बढ़ा है, तो फिर ये एक्सप्लेन कैसे हो रहा है कि घर का प्राइस तेजी से बढ़ गया है? तो क्या बढ़ रहा होगा? पी रेशियो बढ़ रही होगी, तो सेंटीमेंट बढ़ते जा रहा होगा, जिसकी वजह से घर का प्राइस क्या होने जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर का प्राइस जो है वो अपने आप हवा में बढ़ रहा है। तो घर का प्राइस या तो रेंट बढ़ रहा होगा, रेंट 10% से बढ़ रहा है, या फिर पी रेशियो बढ़ रही होगी। तो मैंने बोला यहाँ पे रेंट 10% से बढ़ रहा था, घर का प्राइस 26% से बढ़ रहा था, तो बेसिकली आपकी पी रेशियो बढ़ते जा रही थी, जिसकी वजह से आपको लग रहा था घर का प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है। बट आपको क्या समझना चाहिए, लंबे समय में अगर प्राइस अर्निंग के कमाने की एबिलिटी से ज्यादा तेजी से बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है जिंदगी भर चलता रहेगा, ये कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, लेकिन फिर रिवर्जन टू मीन होगा और प्राइस को अर्निंग ग्रोथ के आसपास आना ही पड़ेगा। जैसे सेंसेक्स भी हर साल बढ़ना 15% से ही चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत फास्ट बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है, और प्राइस सेंसेक्स का उसकी कमाने की एबिलिटी से ज्यादा निकल जाती है, उसी को बोलते हैं बबल। तो लेकिन फिर जब वो बहुत आगे निकल जाता है तो उसको वेट, या तो अगर वेट करना पड़ता है अर्निंग्स बढ़ने का, क्योंकि पी रेशियो ठीक होनी चाहिए, अर्निंग्स बढ़ने से प्राइस वही रहे, और अर्निंग बढ़ते जाए तो पी रेशियो कम हो जाएगी, या प्राइस गिरना चाहिए। अभी हाउसिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो समझते हैं कि बेसिकली घर क्या अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो पहले तो उसके पीछे उसका असली आंसर है एब्सोल्युटली यस। इनफैक्ट आई बॉट माय फर्स्ट हाउस व्हेन आई वाज 16। तो मैं 16 साल की एज में मैं अपने फादर को बहुत समझा रहा था कि पापा मुझे घर खरीदना है, और वो घर क्यों खरीदना है उसके पीछे मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। तो आज से 12-13 साल पहले जब मैं घर खरीदने की बात कर रहा था, तो क्यों खरीद रहा था वो समझते हैं। तो आज किसी घर का प्राइस बाय अर्निंग, तो समझिए एक घर दिल्ली NCR में अगर कोई घर, साउथ दिल्ली में स्पेशली अगर एक घर कोई मान लीजिए 5 करोड़ का है, 5 करोड़ का घर है, उसका रेंटल मोस्टली 80,000 रुपए के आसपास होगा। 80,000 रुपया महीना, तो इंटू 12 विच इज 9.6 लाख, इजी करने के लिए लेते हैं 10 लाख। तो अगर आज कोई घर 5 करोड़ का है तो उसका रेंटल जो है वो साल का 10 लाख, तो पी रेशियो कितनी है? 50। तो 50 रुपए लगा के आप 1 रुपए कमाते हैं। लेकिन ये सिचुएशन आज खराब है, पहले ऐसा गड़बड़ नहीं था। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको घर खरीदना चाहिए था, तो वो कब है वो समझते हैं। मान लेते हैं हर 3 साल में, एवरी 3 इयर्स प्राइस ऑफ द हाउस हैज डबल्ड। तो लास्ट 10 साल में तो नहीं हुआ, लास्ट 3 साल में तो नहीं हुआ, लास्ट 3 साल में हो सकता है काफी जगहों पे घर के प्राइस गिरे हैं, बट मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि 12-13 साल में हर 3 साल में ऑन एन एवरेज प्राइस, घर के प्राइस दिल्ली NCR में डबल हो गए। तो 3 साल पहले, 3 इयर्स बैक, 3 साल पहले ये जो 5 करोड़ का घर है वो 2.5 करोड़ के आसपास होता। तो प्राइस तो 2.5 करोड़ होता। मुझे बता सकते हैं उसका रेंट कितना होता? क्योंकि यहाँ पे तो रेंट कितना है महीने का? 80,000 आजकल। तो 80,000 उसका रेंट था आज, तो 3 साल पहले ये रेंट कितना होता बता सकते हैं? तो मोस्ट प्रोबेबली कई लोग बोलते हैं कि रेंट होता, क्योंकि 5 करोड़ का 2.5 करोड़ था तो रेंट भी 40,000 होता। तो क्या रेंट 40,000 से 3 साल में डबल हो गए? ऐसा नहीं है। रेंट हर बार कितने परसेंट से बढ़े हैं? 10% से बढ़े। प्राइस घर के तेजी से बढ़ गए, लेकिन रेंट तो 10% से ही बढ़ रहे थे। तो अज्यूम कर लेते हैं जब ये घर 2.5 करोड़ का था आज से 3 साल पहले, दिल्ली साउथ दिल्ली में ये घर सालों से बने हुए हैं, जो 2.5 करोड़ का घर था वो 60,000 रुपए उसका रेंट था। फिर उससे 6 साल पहले घर जो था उसको समझते हैं। तो 6 साल पहले ये घर 1.25 करोड़ का था, 1.25 करोड़ का घर था, उसका रेंट कितना होगा? करीब 45,000 के आसपास, 45,000, क्योंकि 45,000 में 4,500 करके तो 3 साल में 60,000 हो गया, 10% बढ़ के। 9 इयर्स पहले ये घर 62.5 लाख का था, 62.5 लाख का था, लेकिन इसका रेंट कितना था? करीब इजी करने के लिए लेते हैं 32-33,000, क्योंकि 32-33,000 पे 3,200 करते करते वो 45,000 के आसपास आ गया। 12 साल पहले ये घर करीब 31 लाख का था, 31 लाख का ये घर था। इसका रेंट कितना था? मान लेते हैं करीब 23-24 हजार, तो 24 हजार के करीब रेंट था। तो आज से 12 साल पहले
ये यहाँ पे जो घर थे, क्योंकि घर के प्राइस ऑन एन एवरेज 26% से बढ़े और उनका जो रेंट है वो 10% से बढ़े। तो आज से 12-13 साल पहले सिचुएशन, नॉट एक्जैक्टली बट ऐसा कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि घर 31 लाख का होता था और इसका जो रेंट था वो 24,000 का था। तो समझते हैं 12 साल पहले घर की पी बाई ई कितनी थी, तो प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द हाउस वाज 31 लाख एंड द रेंट ऑफ द हाउस वाज 24,000 into 12, तो 25,000 into 12 कर लेते हैं इजी करने के लिए। तो नंबर जो था वो करीब करीब 3 लाख था। तो घर का जो जो पी रेशियो थी वो 10 से 11 के बीच में आती थी। तो मतलब 11 रुपए लगा के आप 1 रुपए का रेंट कमा सकते थे, क्योंकि रेंट उस टाइम पे प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा थे। तो जब उस टाइम पे आप 10 रुपए लगा के 1 रुपए का रेंट कमा सकते थे, तो उस टाइम घर बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट थे, क्योंकि बैंक में भी 10-11 रुपए लगा के आप 1 रुपए कमाते थे और घर में भी 10 रुपए लगा के आप 1 रुपए कमाते थे। लेकिन घर का जो रेंट है वो हर साल 10% से बढ़ता था। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव एसेट, जो आपके लिए कुछ प्रोड्यूस करता है। स्टॉक मार्केट में भी जब आप कंपनियां खरीदते हैं तो ये कंपनी आपके लिए कुछ प्रोड्यूस करती है, जिसको आप बेच के पैसा कमा सकते हैं। वैसे ही घर भी आपको हर साल रेंट कमा के दे सकता है। तो ये प्रोडक्टिव एसेट है। और जब घर की पी रेशियो और बैंक की पी रेशियो दोनों 10 हो और घर का रेंट 10% से बढ़ने वाला है, तो गिवन डाउन आपका पैसा कहाँ होना चाहिए? घर में ही होना चाहिए। तो 12 साल पहले घर बिल्कुल खराब इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो मैंने अपने फादर को बोला, पापा हमें घर खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, बट उस टाइम पे लोन लेना बहुत खराब माना जाता था। तो मेरे फादर ने बोला, बोल तो सही रहा है, घर लेना चाहिए, बट मैं भी चाहता हूँ घर लेना, लेकिन पैसा कहाँ है? तो मैंने उनको बोला, पापा ऐसा करते हैं, हम लोन ले लेते हैं। तो समझिए 31 लाख का घर है और मैं पूरा का पूरा पैसा लोन पे ले लेता। वैसे तो उतना पूरा 100% लोन नहीं मिलता, बट इजी करने के लिए कुछ कैलकुलेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं 31 लाख का लोन ले लेता तो मेरी ईएमआई कितनी होती? करीब करीब 32-33 हजार की। आजकल तो 1 लाख का अगर आपने लोन लिया हाउसिंग लोन, तो शायद उसकी ईएमआई 900 रुपीज के आसपास आती है। 1 लाख के लोन की 900 या 1 लाख इजी करने के लिए लेते हैं। आजकल 1 लाख का जो ईएमआई होती है वो 1000 रुपीज होती है। उस टाइम पे ईएमआई थोड़ी सी हाई होती थी। तो मान लेते हैं 1 लाख पे 1100 रुपए होती थी। तो 31 लाख का अगर मैं घर खरीदता, अगर मैं 31 लाख का घर खरीदता तो मेरे को ईएमआई कितनी भरनी पड़ती 31 लाख के घर के लिए? तो शायद 33,000 की मेरे को ईएमआई भरनी पड़ती इस घर के लिए। लेकिन मेरे फादर ने बोला ये ईएमआई का पैसा आएगा कहां से? तो मैंने उनको बोला, चिंता मत करो, 33,000 में से 24,000 तो कहां से आ रहा है? रेंट से। बाकी जो 8-9 हजार रुपए बच रहे हैं वो मैं काम करूंगा, मैं ट्यूशन लूंगा, मेरा भाई ट्यूशन लेगा, मम्मी ट्यूशन लेगी, कुछ आप मदद करना। लेकिन हमको सिर्फ कितना एक्स्ट्रा पे करना है? 9-10 हजार एक्स्ट्रा पे करना है, क्योंकि बाकी तो अर्निंग कहां से आ रही थी? हमारी रेंट से आ रही थी। उसकी अर्निंग करने की एबिलिटी ही 24,000 थी और उस घर खरीदने की जो ईएमआई थी वो 33,000 थी। तो मैंने उनको बोला, पापा ये घर खरीद लेते हैं, उसके लिए चाहे लोन लेना पड़े। तो मेरे घर पे बहुत डिबेट हुई, बहुत लोगों ने बोला तो हमको कर्ज में डुबा देगा, क्या कर रहा है? कि उस टाइम कंसिडर टेकिंग लोन वाज कंसिडर्ड टू बी रियली बैड। और आजकल तो मैं देखता हूँ फैशन में आ गया है, जब भी मेरे घर पे कोई आता है तो लोग घर से बताते हैं कि मैंने लोन लिया हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं पड़ता, ये गर्व महसूस करने वाली बात नहीं है, ये शर्म महसूस करने वाली बात है कि आपने लोन लिया। तो उस टाइम कोई ज्यादा बताता नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था तो मैंने अपने पापा को बोला, मत क्यों ना हम लोन। और समझिए हमने ये घर खरीद लिया, जिसके लिए हमने ईएमआई 33,000 पे करना स्टार्ट किया, जिसमें से 24,000 कहां से आ रहा था? रेंट, और एक्स्ट्रा 8-9 हजार पे कर रहे थे। पहले 2-3 साल तो हम काफी तकलीफ में रहे, क्योंकि ये ईएमआई पे करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन कुछ सालों बाद हुआ क्या कि घर का प्राइस जो है वो 62.5 लाख हो गया 3 साल बाद, और उसका रेंट जो है वो 32,000 हो गया। तो ईएमआई तो मेरी 33 थी। अब मेरे लिए 3 साल बाद, क्योंकि रेंट 10% से बढ़ गया था, मेरे लिए रेंट चुकाना बहुत ईजी हो गया था। अब मेरे को पैसे की जरूरत नहीं थी। तो इनफैक्ट मैं कई बार अपने घर वालों को बताता हूँ, हमने जो घर खरीदा था वो नियरली फ्री था, क्योंकि हमने 8-9 हजार एक्स्ट्रा पे किए और वो भी 3-4 साल बाद रेंट बढ़ने की वजह से वो भी खत्म हो गया। अब 3 साल बाद अगर किसी को ये घर खरीदना था तो उसको ये घर कितने का मिल रहा था? 62.5 लाख, और उसको रेंट कितना पे करना था? 32,000। अब ये बंदा सोच रहा था कि मैं 62 लाख का अगर मैं लोन लेता हूं तो समझे 62,000 की या 62,500 की मेरी ईएमआई होगी, या मंथली मेरा लोन का जो मेरे को ईएमआई पे करना है वो होगा, और रेंट 32,000। तो उसने सोचा मैं 62,500 ईएमआई भर दूं या 32,000 रेंट पे कर दूं। तो बीच में अचानक से फैशन आ गया कि अपना घर तो अपना ही होता है, तो उसने बोला 32,000 रेंट नहीं पे करूंगा, उससे अच्छा तो 62,000 पे करके ईएमआई पे करके घर किसका बना लूंगा? अपना बना लूंगा। फिर क्या हुआ, 6 साल बाद घर का प्राइस 1.25 करोड़ हो गया। तो अब अगर किसी को ये घर खरीदना है तो ईएमआई जो उसको पे करनी है 1.25 करोड़ पे, वो करीब करीब 1.25 लाख है, और रेंट जो पे करना है वो कितना पे करना है? 45,000। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं घर की ईएमआई ईएमआई और रेंट का क्या फर्क है? अब अगर किसी को घर खरीदना है तो ईएमआई है 1.25 लाख और उसी घर का रेंट है 45,000। अब ये बंदा सोच रहा है मैं 1.25 लाख ईएमआई करूं या 45,000 रेंट पे करूं। उसके बाद ये घर हो गया 2.5 करोड़। अब अगर किसी को ईएमआई पे करनी है तो एक तरीके से वो 2.5 लाख की ईएमआई हुई है और रेंट कितना है उसका 60,000। तो ये 4 टाइम्स ज्यादा हो चुका है। फिर बंदे ने बोला अपना घर तो अपना ही होता है, और ये घर फिर धीरे-धीरे 5 करोड़ का हो गया। आज अगर किसी को ये घर खरीदना है तो उसको ईएमआई कितनी पे करनी है? 5 लाख की ईएमआई पे करनी है, और सेम घर में अगर वो रेंट पे रहता है तो 80,000 में सेम घर में रेंट देंगे। सेम